जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रस सिद्धांत के बारे में। आखिर रस सिद्धांत होता क्या है, रस सिद्धांत का परिचय एवं उसके सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, जैसे कि हमने पिछले 7 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और सभी क्लासेस भी मिल जाएंगी। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं रस सिद्धांत के बारे में। रस सिद्धांत आखिर होता क्या है। ये आपका जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है थोड़ा टफ है, हमने पहले ही बताया था, क्योंकि इसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें समझना कम है, याद ज़्यादा करना है। इसमें अनेक विद्वानों के मत देखने हैं, हिंदी के विद्वान, संस्कृत शास्त्रियों द्वारा उनके मत क्या है, रस सिद्धांत या जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं सब में हमको क्या पढ़ना है, अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए उनके मत। जैसे कि पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके मत क्या हैं इस सब्जेक्ट में। जैसे हम रस सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसमें उनके क्या मत हैं, या संस्कृत शास्त्रियों के क्या मत हैं, या फिर हिंदी के विद्वान क्या कहते हैं रस सिद्धांत के बारे में। आखिर रस सिद्धांत होता क्या है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है, कितने लोगों ने माना है, कौन कौन से कवियों ने माना है, यही सब चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का मूल आधार एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह जो रस सिद्धांत है वह भारतीय काव्य शास्त्र जो है उसका एक प्रकार से मूल आधार मान लीजिए, या फिर महत्वपूर्ण सिद्धांत मान लीजिए। दूसरे प्रवर्तन पर विवाद होते हुए भी अधिकांश विद्वान भरत मुनि को इसी का प्रथम उद्घोषक मानते हैं। जो रस सिद्धांत है उसका प्रथम उद्घोषक किसे मानते हैं, भरत मुनि जी को। उनके नाट्य शास्त्र में इसका विवेचन हुआ है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इसकी परंपरा पहले से ही विद्यमान थी। अब हम देखेंगे नाट्यशास्त्र और रस, मतलब जो हम भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है नाट्य शास्त्र, उसमें रस के बारे में क्या बातें बताई हैं भरत मुनि ने। भरत का रस विवेचन नाट्य के आधार पर ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो नाटक हैं उसको, नाटक को वाङ्मय का श्रेष्ठतम रूप मानी है और इसका प्राण रस को ही माना गया है। कोई भी नाट्यांग रस के बिना अर्थ प्रवृत्त नहीं हो सकता, ना ही रसाद ऋते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। नाट्यशास्त्र में यह भी स्थापित किया गया है कि नाटक के 4 प्रमुख अंग वस्तु, अभिनय, संगीत और रस में से प्रथम 3 का नियंत्रण रस ही होता है। नाट्य वृत्तियाँ भी रसाश्रयी मानी गई हैं। नाट्य में प्रयुक्त होने वाले काव्य जो तत्व हैं उनके लिए बहुकृत रस मार्गम होना आवश्यक माना गया है। रस सूत्र नाट्यशास्त्र का बहुचर्चित जो रस सूत्र वह है तंत्र विभाव व अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। इनमें तंत्र का अर्थ है रंगमंच और इस प्रकार संपूर्ण सूत्र का अर्थ होगा अस्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के संयोग से रंगमंच पर रस निष्पत्ति का कारण बनता है। अस्थाई अमूर्त होता है, जो अस्थाई भाव होता है वह अमूर्त होता है। नटादि द्वारा उसे मूर्त रूप प्राप्त होता है, मतलब नाटकों के द्वारा उसे मूर्त रूप प्राप्त होता है। सामाजिक या प्रेषक इसी मूर्त रूप का आस्वादन करता है, किंतु वह इसी मूर्त रूप के कारण उत्साहादि को ही प्राप्त होता है, रस को नहीं प्राप्त होता। रस तो नाटक के समय अर्थात रंगमंच पर मूर्तित होते हैं, वह नाट्याश्रित है, सहदयाश्रित नहीं है। मतलब इसीलिए भरत मुनि को रस के वस्तुनिष्ठ रूप का समर्थक माना जाता है। रस का आरंभिक रूप यही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभिक अवस्था में रस का रूप विषयगत ही था। रस की यात्रा इसी रूप से शुरू होती है और इसके विषयगत रूप पर आकर रुकती है और इस लंबी यात्रा को विद्वानों ने 3 कालों में बांटा हुआ है। पहला कौन सा है, ध्वनि पूर्ववर्ती काल, दूसरा ध्वनि काल, तीसरा है ध्वनि परिवर्ती काल। ध्वनि पूर्ववर्ती काल हम सबसे पहले देखेंगे। इस काल में 2 धाराएं प्रवाहित हो रही थी, कौन कौन सी, रस विरोधी धारा और रसवादी धारा। पहली कौन सी है, रस विरोधी धारा। रस विरोधी धारा, इस धारा के प्रमुख आचार्य थे वामा, दंडी, वामन, उद्भट और रुद्रट। भामा जो है अलंकारवादी थे एक प्रकार से। उन्होंने काव्य का प्राण तत्व अलंकार को माना था। जो भामा है उन्होंने काव्य का जो
प्राण तत्व माना था, उसे किसे माना था? अलंकार को माना था। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इनके इस पद का हमने आपको अर्थ अलंकार सिद्धांत में ही बता दिया है। इस पद का अर्थ क्या है कि सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शोभा संपन्न होते हुए भी अलंकार शून्य काव्य व्यर्थ है। मतलब जिस प्रकार से कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, स्त्री के बिना मतलब कपड़े के बिना, वस्त्र के बिना वह अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार जो हमारा यह एक प्रकार से काव्य है वह अलंकार के बिना व्यर्थ होता है। दंडी भी अलंकारवादी थे, उन्होंने भी अलंकार को ही प्रधानता दी थी। उन्होंने कहा था काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा के कारण धर्मों को अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन रीतिवादी थे, उन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य, वामन ने रस को अत्यंत गौड़ स्थान दिया। उनके मतानुसार काव्य की शोभा है रीति के मूल तत्व हैं और गुण और 20 गुणों में से केवल एक का शोभादायक धर्म है रस। रस जो है एक धर्म है उनमें से। उद्भट भी अलंकारवादी थे, उन्होंने भी रस भावादि का वर्णन रस व आदि अलंकारों के अंतर्गत ही किया है। अतः उद्भट भी रस विरोधी ही बने रहे। रुद्रट रस विरोधी परंपरा के अंतिम आचार्य थे, तो वे भी अलंकारवादी ही और उनका प्रमुख प्रतिपाद्य अलंकार ही है, किंतु फिर भी रस के प्रति उनकी दृष्टि भामा और उद्भट जैसी कठोर नहीं रही है। मतलब वह रस को भी थोड़ा सा महत्व देते थे। दूसरा क्या है? रसवादी धारा। लोल्लट, इस धारा में सर्वप्रथम लोल्लट का नाम आता है। यह बात दूसरी है कि उनका भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। लोल्लट ने रस के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और भाव के साथ उसका प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। रस को शब्दार्थ का अंग न मानकर उन्होंने उसे मानव भाव की परिणति के रूप में उपस्थित किया है। भरत के सूत्र के दूसरे व्याख्याकार शंकुक थे, उन्होंने भी रस को शब्दार्थ की निम्नतर भूमिका से ऊपर उठाकर अनुमान आदि मन की क्रिया के रूप में उपस्थित किया है। इस धारा के अंतिम आचार्य रुद्र भट्ट थे। रुद्र भट्ट का मूल प्रतिपाद्य रस है और उन्होंने उसी के प्रति आग्रह प्रकट किया है। अगला काल हमारा कौन सा है? ध्वनि काल। विद्वानों ने सन 850 से सन 1050 तक के समय को ध्वनि काल के अंतर्गत रखा है। इसे आचार्य आनंदवर्धन से आचार्य मम्मट तक विस्तीर्ण माना जा सकता है। इस काल में रस की दृष्टि से 3 प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। पहली रसवादी धारा, समन्वयवादी धारा और स्वतंत्र धारा। और हमारा अंतिम जो काल है वह है ध्वनि परवर्ती काल। ईसा की 11वीं शताब्दी से ईसा की 17वीं शताब्दी सदी के अंत तक के समय को विद्वानों ने ध्वनि परिवर्ती काल कहा हुआ है। इसे आचार्य मम्मट ने पंडित राज जगन्नाथ तक विस्तीर्ण माना जा सकता है। और इस काल में 3 धाराएं प्रचलित थी, ध्वनिवादी धारा, अलंकारवादी धारा और रसवादी धारा। ध्वनि काल जो है वह कब से कब तक है? सन 850 से 1050 तक। और ध्वनि परिवर्ती काल जो है वह 11वीं सदी से ईसा की 17वीं सदी तक होता है। अब हम देखेंगे हमारे जो हिंदी के आचार्य हैं उनका रस के विषय में क्या मत है। तो रीतिकाल में सबसे पहले केशव जो हैं, केशव ने रसिक प्रिया में 9 रस का विवेचन करते हुए श्रृंगार को ही रस मानकर रस राज के आसन पर प्रतिष्ठित किया। रीतिकाल में सबसे पहले केशव ने अपनी रसिक प्रिया, उनकी जो रचना है उसमें 9 रस का विवेचन किया हुआ था और उसमें से श्रृंगार रस को ही रस मानकर उस राज के आसन पर प्रतिष्ठित किया था। मूल मिल विभाव अनुभाव पुण्य संचारी सुअनूप व्यंग कर थिर भाव जो सोई रस सुख रूप। ये किसने कहा था? केशव ने अपनी रसिक प्रिया ग्रंथ में, मतलब रसिक प्रिया रचना में बोला था। अगले हैं चिंतामणि। इनका विवेचन जो है ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश पर ही आधारित है। थाई सामाजिक हिये बसत वासना रूप व्यक्ति विभाविद कनी मिल रस है मिलत अनूप। ये किसकी रस के बारे में मत, यह किसका है? चिंतामणि जी का है।
ये पद जो दिए गए हैं ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि जैसे आपसे पूछ लिया कि कुलपति या देव का रस सिद्धांत में क्या मत था, तो उन्होंने अपने रचनाओं में इसके बारे में क्या पद लिखा हुआ था, तो आपको वह पद पूरा लिखना होगा। अगले हमारे कुलपति जी, इनकी मान्यता साहित्य दर्पण से मेल खाती है। मिल विभाव अनुभाव अरु संचारी सुअनूप, व्यंग कियो थिर भाव जो सोई रस सुख भूप। देव कहते हैं कि जो विभाव अनुभाव और विभचारुन करि होय, थित की पूरन वासन सुकवि कहत रस कोय। अगला हम देखेंगे आधुनिक काल के चिंतकों के बारे में, मतलब आधुनिक काल के जो चिंतक हैं उनका हमारे रस सिद्धांत के लिए क्या मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की जो मुक्त अवस्था होती है, मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार जो हृदय की मुक्त अवस्था होती है वह क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। वह आगे यह भी कहते हैं कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम क्या है, रस दशा। और डॉक्टर नगेंद्र विचार और विश्लेषण में उनका मत है कि साहित्य का चरम मान रस ही है, जिसकी अखंडता से व्यष्टि और समष्टि, सौंदर्य और उपयोगिता, शाश्वत और सापेक्षिक अंतर मिट जाता है। अन्य कथित मान या तो रस के एकांगी व्याख्यान हैं या फिर असाहित्यिक मान हैं, जिनका आरोप साहित्य के लिए अहितकर है। रस सिद्धांत का अब हम परिचय देखेंगे। रस सिद्धांत आखिर होता क्या है। रस सिद्धांत के आदि के प्रवर्तक कौन हैं, भरत मुनि हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख उनके नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत की स्थापना करते हुए रस को काव्यों की आत्मा घोषित किया था। भरत के पश्चात भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, भोजराज, पंडित राज, जगन्नाथ आदि ने रस सिद्धांत की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की हैं। उसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। किसके, रस के बारे में। भरत मुनि ने रस सिद्धांत की उद्भावना करते हुए रस संबंधी भरत मुनि ने यह निम्न सूत्र लिखा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति दो शब्द अधिक महत्वपूर्ण हैं और रस सिद्धांत के अंतर्गत ये दोनों शब्द सर्वाधिक विवाद के विषय रहे हैं और विषय रहे हैं। भरत मुनि के पश्चातवर्ती विद्वानों ने इन दोनों शब्दों की अनेक व्याख्याएं की हैं और रस सिद्धांत का विवेचन किया है। रस सिद्धांत का परिचय में हम देख रहे थे, आगे देखेंगे। रस सिद्धांत के पोषक सभी रसवादी आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि काव्य का लक्ष्य है सहृदय को आनंद प्रदान करना। मतलब काव्य एक प्रकार से किस लिए होता है कि हृदय को आनंद जो पहुँचाए, जिसे पढ़कर हृदय को आनंद आए, उसका वही लक्ष्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा गया है रसौ वै सह, अर्थात रस की परमात्मा है। जो काव्य है वह काव्य की आत्मा कौन है, रस है। उसको अद्वैतवादी मानते हुए जब आत्मा माया के आवरण से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आत्मा की मुक्तावस्था को ही रस दशा कहा था, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। भाव का वर्गीकरण हम करेंगे। रस सिद्धांत के अनुसार भावों का दो वर्गीकरण पाया जाता है। कौन कौन सा, अस्थाई भाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव धीरे धीरे विकसित होकर दीर्घ काल तक स्थित रहते हैं, जबकि जो संचारी भाव होता है विद्युत की भांति एकाएक प्रकाशित होकर कुछ क्षणों में लुप्त हो जाते हैं। अस्थाई भाव मतलब एक प्रकार से आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि अस्थाई, जो अस्थाई रहने वाला है, लेकिन वह धीरे धीरे विकसित होता है और बड़े दीर्घ काल समय तक रहता है, तो वह होता है अस्थाई भाव। और जो संचारी भाव होता है एक विद्युत की भांति, जिस प्रकार एक बिजली आती है क्षण भर में और क्षण भर में जा भी सकती है, उसी प्रकार विद्युत की भांति एकाएक प्रकाशित होकर कुछ क्षणों में ही भी यह भाव जो होता है वह लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रेम, घृणा, उत्साह अस्थाई भाव हैं, जबकि हर्ष, भय, रोष आदि संचारी भाव हैं। भाव का यह वर्गीकरण आधुनिक मनोविज्ञान के भी अनुकूल है। अस्थाई भाव को सेंटिमेंट तथा संचारी भाव को इमोशन माना जा सकता है।
इमोशन भाव की उत्तेजित अवस्था मात्र है, जबकि सेंटिमेंट वह भावात्मक प्रवृत्ति है जो किसी आलंबन विशेष से संबंध होकर व्यवस्थित ढंग से विकसित होती है। रस सिद्धांत संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण। रस सिद्धांत के प्राचीन व्याख्याता अभिनवगुप्त ने रस को आनंद स्वरूप माना है। आनंद वास्तव में आत्मा का धर्म है, वह विषय वस्तु में नहीं रहता। उसके अनुसार काव्य अथवा नाटक में स्थित रस का भोग न करके सहृदय काव्य आदि के भाव से उत्पन्न अव्यक्त आत्मानंद का आस्वाद करता है। इस प्रकार अभिनवगुप्त ने रस को आनंद रूप आस्वाद सिद्ध करते हुए उस आनंद को अलौकिक और ब्रह्मानंद सहोदर सिद्ध किया है, और यही आनंदानुभूत आनंद की जो अनुभूति है यही काव्य की आत्मा मानी गई है। आनंद की इस दशा में आस्वादक आत्मा आंतरिक या बाह्य प्रभावों से मुक्त हो जाती है और केवल उस आनंद में लीन रहती है। उस स्थिति में उसका विवेक भी गायब हो जाता है और यही क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। बस आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर किया जा रहा है, तो चैनल पर बने रहें। प्लेलिस्ट आपको मिल रही है तो चैप्टर वाइज आपको पढ़ने में आसानी होगी। आगे देखते हैं। आधुनिक विद्वानों ने रस सिद्धांत की इस प्रक्रिया और उसके वर्णित स्वरूप के प्रति असहमति व्यक्त की है। वे यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आनंद की जो अनुभूति है उसकी स्थिति में विवेक ज्ञान जो है तिरोभूत हो जाता है। पूर्ण तम्यता की स्थिति में भी ये विद्वान विवेक की चेतना बने रहने पर बल देते हैं। डॉक्टर तारकनाथ बाली का विचार है कि जिस प्रकार भावों का साधारणीकरण होता है उसी प्रकार विचारों का भी साधारणीकरण हो सकता है। फिर भी प्राचीन मान्यता यही है कि रसानुभूति की अवस्था विवेक शून्यता की अवस्था भी है। आगे हम देखेंगे रस सिद्धांत जो हमारा है उसका महत्व क्या है। रस सिद्धांत का हमने परिचय देखा। रस सिद्धांत में हमारे जो भाव हैं, दो प्रकार के अस्थाई भाव और एक संचारी भाव, दोनों भावों को हमने देखा। अलग अलग हिंदी के जो हैं विद्वान हैं उनका क्या मत है रस के बारे में, और इसके पहले हमने प्राचीन समय के लोगों का, संस्कृत काव्यशास्त्रियों का भी मत देखा जो कि हमें पढ़ना था। आगे हम रस सिद्धांत का महत्व पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर यह समाप्त हो जाएगा। जीव का एकमात्र लक्ष्य आनंद है। काव्य कलाओं के माध्यम से इसी आनंद को जागृत किया जाता है। जीव जो होता है, मनुष्य या कोई भी जीव हो, उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, आनंद प्राप्त करना, और काव्य कलाओं के माध्यम से इसी आनंद को क्या किया जाता है, जागृत किया जाता है। रस सिद्धांत ने काव्य का प्रधान लक्ष्य आनंदानुभूति ही स्वीकार किया है। पाश्चात्य काव्यवादियों ने साहित्य का लक्ष्य कवि या लेखक के निजी आनंद को स्वीकार किया। इससे साहित्य समाज से दूर हटकर घोर वैयक्तिक हो गया है। किंतु रस सिद्धांत ने कलाओं का लक्ष्य सामाजिक आनंद को माना है। ऐसी स्थिति में कोई भी कला समाज की मान्यता, आवश्यकता अथवा रुचि की विरोधी नहीं हो सकती। पाश्चात्य विद्वानों में क्रोचे जैसे महान अनुभूति को तथा फ्रायड आदि अभिव्यक्ति को काव्य रचना का संपूर्ण महत्व प्रदान कर देते हैं। वहीं रस सिद्धांत के आचार्यों ने पाठक की रसानुभूति को सर्वाधिक महत्व दिया हुआ है और कवि को इस लक्ष्य के लिए प्रेरित करते हैं कि जो हमारे पाठक हों उन्हें अधिक से अधिक रस प्राप्त हो सके, अर्थात आनंद प्राप्त हो सके। वस्तुतः जीवन के सभी पक्षों को काव्य के में महत्व देने के कारण रस सिद्धांत का किसी भी विचारधारा से विरोध नहीं है, अर्थात जो हमारा रस है उसका अधिक विरोध नहीं हुआ है। रस को काव्य की आत्मा बहुत से विद्वान मांगते हैं और रस जो है काव्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, ऐसा विद्वानों का भी मानना है। इस प्रकार आपसे का यह जो चैप्टर है रस सिद्धांत समाप्त होता है। आपको वीडियो लेक्चर देखने में बोरिंग सा लग रहा होगा क्योंकि ये चैप्टर्स ही ऐसे हैं, थोड़े आपको ध्यान से सुनने होंगे, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना होगा। लेकिन आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, आप अगर हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो इस प्रकार आपका यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।